हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 अच्छे स्टॉक्स को लेकर। मेरे हिसाब से ये अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे बाइंग लेवल्स पर हैं और मैं इनमें पोजीशंस ऑलरेडी बना चुका हूं और आगे चल के भी बनाऊंगा। इनफैक्ट अभी भी बना रहा हूं। तो मैं आपको अपना लॉजिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी कंसिडर कर सकते हो इसमें पोजीशन बनाना। मेरी तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बातें ठीक लगे तो लाइक बटन दबा देना, और हो सकता है कि आपको बात ठीक ना लगे तो आप अपना लॉजिक दे देना कमेंट सेक्शन में, सिर्फ ओपिनियन मत देना। क्योंकि लॉजिक पढ़ेंगे बाकी सारे लोग जो भी हैं वो भी अपनी राय बना पाएंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स देख पाएंगे एंड होपफुली अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ बताता हूं स्टॉक मार्केट का। कई लोग ये सोचते हैं कि यार हमने अच्छा स्टॉक पकड़ लिया, किसी भी दाम पे मिल जाए हम खरीद लेंगे जाके और हमारा पैसा बन जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। अब इस मिथ को बिलीव करते हुए कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो देते हैं। मैं इसका आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा कि यार हिंदुस्तान यूनिलीवर फालतू की कंपनी है, ये वो नहीं। आप इसके प्रोडक्ट हमेशा यूज करते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रोडक्ट एक्सपेंशन करती है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं इसकी। आप यहाँ पे देखो 2006 में इसका स्टॉक प्राइस था करीब करीब 280 290, है ना। तो करीब करीब 4-5 साल हो गए और स्टॉक ने दिया मात्र 0% रिटर्न। तो अच्छी कंपनी होते हुए भी, सेल्स ग्रोथ होते हुए भी, एवरीडे प्रोडक्ट होते हुए भी, अच्छी ब्रांड वैल्यू होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रिटर्न नहीं दिया। अब आप बोलोगे कि यार आपने तो एक्सेप्शनल केस बता दिया है, ये वो नहीं। चलो फिर से देख लेते हैं। तो आप यहां से देख लो कि 2015 में देखो, 2015 से लेके करीब करीब 2017 तक कोई रिटर्न नहीं बना। तो 2-2.5 साल फिर निकल गए, 0% रिटर्न हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो मैं आपको पॉइंट क्या बोल रहा हूं, मैं पॉइंट आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि यार बहुत अच्छी कंपनी किसी भी दाम पे मिल जाए खरीद लेंगे, गलत। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपको एक एवरेज कंपनी अच्छे दाम पे मिल रही हो, उसमें आप पैसा लगा दो, तो हो सकता है, प्लीज नोट करिएगा कि हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर निवेश हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक मिथ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑल्सो मेरे पास कई बार सवाल आता है कि यार हम अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक खरीद लें, सारा का सारा पैसा डायरेक्टली लगा दें स्टॉक मार्केट में। देखिए वो आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आता है कि यार ओवर वैल्यूएशन क्या है, अंडर वैल्यूएशन क्या है, कब आपको स्टॉक सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, अगर आपके पास थोड़ी सी न्यूआंस्ड यानी कि थोड़ी रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग की, तो आप डेफिनेटली करिए। अगर नहीं है तो उसके बारे में सीखिए एंड तब डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करिए। मीनवाइल आप कर ये सकते हो कि आप स्मॉल केसेस में अपना पैसा लगा सकते हो। स्मॉल केस आज के स्पॉन्सर्स हैं एंड मैंने अपने कुछ फेवरेट स्मॉल केसेस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिए हैं। इनफैक्ट उनका एक स्मॉल केस है जो इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस होता है। तो अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि पिछले 4-5 साल से गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये जो स्पेसिफिक स्मॉल केस है वो एक फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेट करा जाता है, जिसमें फंड मैनेजर ये कॉल लेता है कि यार इक्विटीज में कितना % पैसा डालना चाहिए वर्सेस गोल्ड में कितना पैसा डालना चाहिए। तो एक तरीके से एक रिस्क एसेट हो गया और एक लो रिस्क एसेट हो गया, तो एक तरीके का बैलेंस बन जाता है। तो अगर आप एक नए निवेशक हो तो हो सकता है कि इस तरीके की रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहे। तो इसको आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और अब मैं आपको फटाफट 10 स्टॉक्स के बारे में बताता हूं जो अच्छे लेवल पे हैं। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप बोलोगे कि यार अभी तो आपने एग्जांपल दिया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, और अब आप खुद हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम ले रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं और इन 4 स्टेप्स के थ्रू मैं जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं वो मैं इन 4 स्टेप्स के थ्रू रन करूंगा। तो मैं आपको फ्रेमवर्क समझा देता हूं और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेमवर्क बहुत सिंपल सा है और पहला स्टेप जो फ्रेमवर्क में है वो है प्राइस। प्राइस का मतलब कि यार आपको कम दामों पे मिल रहा है ये स्टॉक या ज्यादा दामों पे मिल रहा है। अब इस पे एक पूरा का पूरा 40 मिनट का एक वीडियो बन सकता है कि कैसे आप अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो। लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पहली चीज जो हम चेक करेंगे किसी भी स्टॉक पे, वो क्या चेक करेंगे कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दूसरी चीज हम ये चेक करेंगे कि भाई जो कंपनी हम देख रहे हैं उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है या नहीं। अब ग्रोथ जो है वो बहुत तरीके से हो सकती है। पहला तरीका तो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का शैम्पू आता है, वो 100 रुपए पे था, अब उसकी प्राइस कर दी इंक्रीज 125 रुपए, तो 25 रुपए का मुनाफा होपफुली हिंदुस्तान यूनिलीवर को और हो जाएगा, या 25% का फायदा हिंदुस्तान यूनिलीवर को हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ कहां से आई? ये ग्रोथ आई प्राइस इंक्रीज से। सिमिलरली और क्या कर सकती है कंपनी? सेकेंड चीज जो कंपनी कर सकती है वो कर सकती है प्रोडक्ट एक्सपेंशन। मान लीजिए कि
अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर शैम्पू वगैरह बनाती थी, अब वो साबुन आबुन बनाने लग गई, अब अगले 6 महीने बाद वो जलजीरा बनाने लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये हो गया प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है ज्योग्राफी एक्सपेंशन। मान लीजिए कि अभी तक वो साबुन वाबुन तेल वेल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर थी वो दिल्ली में सप्लाई करती थी, अब वो साउथ जाके करने लगी, या हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में करने लगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सपेंशन। तो आप जो भी स्टॉक एनालाइज कर रहे हो उसको आप देख लेना कि इनमें से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो मीट हो रहा हो। अब तीसरा एस्पेक्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब कि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाओ एंड उसके कंपटीशन लगाओ तो कौन कौन उसके कंपेरेटर हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हो। अब मान लो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो शैम्पू बनाता है, तो इसका कंपेरेटर क्या हो गया? इसका कंपेरेटर हो गया पतंजलि। इसके कंपेरेटर कौन हो गए? लोकल शिकाकाई आंवला बनाने लोग। अब कई लोग बोल देंगे कि गंजे लोग भी हो गए। हाँ, अब एक तरीके से ठीक है कि अगर लोगों के बाल उड़ गए तो शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्पिटिशन समझ में आ गया होगा कि भाई वो कॉम्पिटिशन डिफेंड कर सकती है कंपनी कि नहीं कर सकती। और चौथा और फाइनल एस्पेक्ट आता है रेड फ्लैग्स। सो रेड फ्लैग्स का मतलब है कि भाई देख लो कि डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है कंपनी पे, संभाल लेगी डेट। इसके अलावा कि यार कुछ घपलेबाजी में पड़ी रहती है कि कोई विदेशी संस्था आरोप लगा गई और स्टॉक गिर गया 70-80%। सो इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। इस तरीके के आप रेड फ्लैग्स देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेमवर्क क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, और थोड़ी सी फास्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बना दी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और ये ट्रेंड मैंने पिक करा है करीब करीब 2018 से। तो 5 साल का मैं ट्रेंड बना रहा हूँ, और अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेंड लाइन बनानी आती है तो आप फटाफट समझ जाओगे कि ये ठीक ठाक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। अब आप देखोगे क्या कि यार हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अभी 2400-2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अब ये आगे चल के डेफिनेटली इस चैनल में तो आएगा। अब मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत अच्छी संभावना है कि वापस इस चैनल में आएगा। तो आपकी ग्रोथ की संभावना कितनी हो जाती है एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे सॉलिड स्टॉक में? तो ये निकल के आता है करीब करीब 30% के आसपास का गेन। अब हो क्या सकता है कि यार अब कल को मार्केट गिर जाए, थोड़ा कुछ नई क्राइसिस आ जाए, एक दो बैंक और डूब जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड को लेके, कि ये जो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा है ये मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनाया है। मैं जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि भाई देखो हो सकता है कि थोड़ा गिर जाए, ऐसे डांस कर जाए, यहाँ चला जाए, लेकिन जब पूरा मार्केट ब्रेकआउट देगा तब हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ब्रेकआउट देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में थोड़ी तेजी देखी गई थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी नहीं देखी गई थी। तो संभावना यह है, नोट करिएगा, संभावना यह है कि पहले मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी सी रैली देंगे एंड फिर उसके बाद लार्ज कैप का नंबर आएगा। लेकिन पहला एस्पेक्ट जो फ्रेमवर्क का मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि किसी भी एंगल से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड तो डेफिनेटली नहीं है। एक और एंगल से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो ये जो प्राइस लेवल है ये कब एग्जिस्ट करा था? ये करीब करीब यहाँ एग्जिस्ट करा था, जिसको हो गए 3 साल। तो एक तरीके से 3 साल हो चुके हैं एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर नाश्ता खाता हुआ वापस उसी लेवल पे आ गया है। अब दूसरी बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो किस तरीके से एक्सपैंड करता है? देखिए प्रोडक्ट उसके पास ऑलमोस्ट सारे ही हो गए होंगे कि भाई इसने शैम्पू निकाल दिया, लड़कियों का शैम्पू, लड़के का शैम्पू, बच्चे का शैम्पू, ये वो शैम्पू, 100 तरीके के शैम्पू हैं, 100 तरीके के साबुन है, छोटा शैम्पू, बड़ा शैम्पू, सैशे वाला शैम्पू, बॉटल वाला शैम्पू, ग्लास वाला शैम्पू, सब निकाल चुके हैं, राइट? तो प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन होना इस एस्पेक्ट से थोड़ा स्लो डाउन होगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि 2021 के बाद जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई थी उसमें गिनी चुनी नामी गिरामी कंपनी थी जिनने अपने प्राइस इंक्रीज करे थे, और उसमें टॉप पे नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो वो आपको क्या बताता है कि उसका जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? उसका प्राइस रिलेटेड एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी प्राइस इंक्रीजेस करी हैं उसका बेनिफिट हम उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। अब तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो है कॉम्पिटिशन। अब कंपटीशन तो ये है कि यार हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पुरानी कंपनी है, इतने टाइम से डिफेंड कर रही है कंपटीशन। अब कंपटीशन कहाँ से आता है आप पिन पॉइंट करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी शैम्पू की ब्रांड निकालूं अक्षत शैम्पू, कि भैया दुकान वाले आप मेरा शैम्पू रख लो और हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला जो शैम्पू है ना उसको पीछे कर देना, मेरा शैम्पू बिक जाएगा। आपको लग रहा है कि वो रिटेलर करेगा? द आंसर इज नो, वो नहीं करेगा, क्योंकि शेल्फ स्पेस जो रिटेलर के लिए होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एज ए कस्टमर क्या देखते हो सबसे पहले? कि आपको शैम्पू साबुन टूथपेस्ट वगैरह खरीदना हो, आप जाके सबसे पहली चीज देखोगे कि यार ये अच्छे ब्रांड का है कि नहीं। हम क्यों अमूल का दूध खरीदते हैं? स्पेसिफिकली ब्रांड वैल्यू की वजह से, कि हमें ट्रस्ट होता है। तो ये ब्रांड हिला पाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 सालों तक कुछ भी होने वाला है। अब फाइनल एस्पेक्ट क्या आता है? वो आता है रेड फ्लैग्स का, कि भाई कोई मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ डेट रिलेटेड प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत सॉलिड स्टॉक है एंड ये मेरी पहली पिक होगा।
होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो चलिए मैं पिक करता हूं वेदांत फैशन, जिसको बोलते हैं मान्यवर भी। आपने ब्रांड सुनी होगी, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन दुनिया भर के सेलिब्रिटीज रख रखे हैं जो आजकल वेदांत फैशन या मान्यवर का प्रचार प्रसार करते हैं। अब मान्यवर के अंतर्गत वो कर क्या रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि बहुत सारी सब ब्रांड्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसकी डव शैम्पू एक ब्रांड हो गई, उसका डव साबुन एक ब्रांड हो गया, तो डव एक ब्रांड हो गया है ना। उसके अलावा हॉर्लिक्स जो ब्रांड है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंतर्गत आती है। सिमिलरली मान्यवर ने क्या किया है कि उसने एक त्वमेव करके ब्रांड बना दी है, उसने एक मंथन करके ब्रांड बना दी है, उसने एक मोहे करके ब्रांड बना दी है, और एक मान्यवर तो थी। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आपको शादी के कपड़े खरीदने हो, चाहे आपको प्री पोस्ट वेडिंग शूट कराना हो, चाहे आपको प्री बेबी शूट कराना, पोस्ट बेबी शूट कराना हो, तो आपको कोई भी शूट कराना है अगर एथनिक वेयर में, तो आपको मान्यवर रिलेटेड सब ब्रांड्स मिल जाएंगी। और ये मैं आपसे पूछता हूं, और आप मेरे को कमेंट में बता देना कि इससे पहले आपने त्वमेव, मंथन, ये सब ब्रांड सुनी थी? नहीं सुनी थी, ये अभी अभी बनी है, और उन्होंने भाई साहब 2-2 सेलिब्रिटी लगा रखे हैं हर ब्रांड पे। तो आगे चल के मुझे लगता है कि जिस रेट से ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है वो काफी अच्छा करेगी। तो ये बेट एक तरीके की सोची समझी बेट है। तो चलिए वापस चलते हैं, तो उसी फ्रेमवर्क के थ्रू रन करते हैं मान्यवर को भी, और मैं आपको प्रोज एंड कॉन समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि जो स्टॉक लिस्टिंग हुई थी मान्यवर की, वो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो ये लग रहा है कि ये कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसा नहीं कि आप जाके भर भर के पैसा डाल दो कि यार अब तो मकान बेच दिया, अब तो मान्यवर में लगाएंगे पैसा, ऐसा मत करना। इस तरीके के स्टॉक में आपको धीरे धीरे करके पोजीशन बनानी चाहिए। अब देखिए डाउन टर्न है, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी मैं स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ये पोजीशन निकल के आती है अपनी मार्च एंड के आसपास। अब इस लाइन पे ये कब था, ये था करीब करीब 1 साल पहले। तो 1 साल हो गया है एक ग्रोथ कंपनी जिसकी रिसेंट लिस्टिंग हुई है, जिसके नंबर्स अच्छे हैं, फंडामेंटल नंबर्स मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाता हूं। तो कंपनी अच्छी वाली है एंड आपको 1 साल पुराने प्राइस में मिल रही है। ये ग्रोथ कंपनी है जो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेमवर्क का कि इसके पास एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो मैंने आपको दिखाया बहुत तरीके की सब ब्रांड्स उन्होंने बना दी हैं, आपने 3-4 साल पहले नाम भी नहीं सुना होगा, और अब ये ब्रांड उभर के आ रही हैं। तो अब मैं रेड फ्लैग्स की बात कर लेता हूं। तो आप यहां पे पहली चीज नोटिस करोगे कि यार इसमें 22% के आसपास डेट है। तो ये डेट लेवल हाई है, और ऐसा नहीं है कि आप वेदांत फैशन को कंपेयर करने लग जाओ हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो ऐसी गलती मत करना। लेकिन मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि ये डरने वाली वजह क्यों नहीं है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखोगे कि ये कंपनी एक्चुअली पैसा लगा कहां रही है। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने 2020 जब बिल्कुल हालत बुरी थी बिजनेसों की, तब से उसने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन शुरू करा है, और तब से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। आप उसकी प्री कोविड कैपेसिटी एक्सपेंशन देखो कि 250 करोड़ के आसपास उसने 2019 में इन्वेस्ट करा था, और अब 500 करोड़ वो कर रही है हर साल अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने में। तो ये एक हेल्दी साइन है, एंड डिस्पाइट इसकी डेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। अब होता क्या है कि जब आप कैपेसिटी एक्सपैंड करते हो 3-4 साल, तो इसका रिजल्ट आपको कब मिलता है कि जैसे 2021 में आपने मान लो सीपी में 3 शोरूम डाल दिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पहले दिन ही फेमस हो जाएगा शोरूम। अब आके मोहल्ले की कोई आंटी जाएंगी, फिर वो बताएंगी मोहल्ले में कि यार वहां पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये वो, और फिर उसका धंधा बढ़ेगा। तो आंटियां पहुंचने में और आपके नेबरहुड तक खबर आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो बेनिफिट मिलता है कैपेसिटी एक्सपेंशन का, ये करीब करीब 2-3 साल बाद मिलता है। तो मेरे हिसाब से वेदांत फैशन के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप इसको एक तरीके का रेड फ्लैग भी मान सकते हो कि डेट थोड़ी ज्यादा है कंपनी में, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब इसके अलावा आप देख लो कि इस कंपनी के प्रॉफिट वगैरह बढ़े हैं, तो बिल्कुल बढ़े हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो सेल्स भी बढ़े हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, तो नो इश्यूज देयर। तो फाइनल पॉइंट आता है कि क्या ये कंपटीशन डिफेंड कर पाएगी? तो मेरे हिसाब से कर पाएगी, क्योंकि जहां तक मुझे समझ आता है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, तो जैसे फैब इंडिया है, तो मैं फैब इंडिया के कपड़े बहुत खरीदता हूं, लेकिन वो एक तरीके से बेसिक ट्रेडिशनल वेयर हो गया कि यार मेरे को किसी शादी वादी में नहीं जाना, ऐसी घर पे डिनर पार्टी है वगैरह, तो फैब इंडिया के पहननी है। लेकिन अगर शादी ब्याह में जाना हो, अपनी शादी के कपड़े खरीदने हो थोड़े से एक्सपेंसिव टाइप, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 कंपनी ऐसी आती हैं, एक फैब इंडिया और मान्यवर। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्रांड पता हो जो एथनिक वेयर में डील करती हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट पकड़ा है कंपनी ने, और काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो अब तीसरी कंपनी आती है अमृतांजन, और मेरे पास भर भर के क्वेश्चन आया कि अक्षत यार अमृतांजन पे वीडियो बना दो, बता दो क्या हो गया है, आप भी इन्वेस्टर हो अमृतांजन में, क्या हो रहा है इस कंपनी में, कुछ बुला बुरा तो नहीं हो गया? तो अच्छा बात करते हैं फटाफट। तो पहली चीज मैं आपको दिखा दूं कि अमृतांजन कितना गिर चुका है अपने टॉप से। तो करीब करीब 35% का करेक्शन आ चुका है। बहुत भारी करेक्शन है मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अमृतांजन एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देखो कि भाई ये स्टॉक एक्सपेंसिव है। तो चलिए वापस फ्रेमवर्क से चलते हैं। तो क्या ये स्टॉक एक्सपेंसिव है? तो मेरे हिसाब से नहीं, एंड इसके लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब करीब 650 के आसपास मिल रहा है।
कब थी इसकी लास्ट प्राइस 650? तो ये थी आज से 2 साल पहले, तो 2 साल में 0 रिटर्न। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं कि आप प्री कोविड लेवल से इसके प्राइस को अब कंपेयर करो तो प्री कोविड से उसने 20%, मात्र 20% का गेन दिया है प्री कोविड लेवल से। तो ये हो गए करीब करीब 4 साल के आसपास। अब आप बोलोगे कि यार बेकार कंपनी होगी, माल नहीं बिक रहा होगा इसलिए स्टॉक प्राइस गिर गया। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 2019 में इसकी सेल्स थी 253, तो अब बढ़ के अच्छी खासी हो गई है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। अच्छा, इसने डेट वेट लिए? तो आंसर इज नो, कि कोई डेट वेट भी नहीं ली है। और स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा भी नहीं कि यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आगे एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब इसने भी नए नए प्रोडक्ट्स में गए हैं। फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड, जो इनका पेन रिलीफ सिस्टम है, उसमें इन्हें स्प्रे वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, तो मार्केट एक्सपेंशन भी हो रहा है। साउथ के बियॉन्ड देख रहे हैं। अभी तक कंपनी प्रेडोमिनेटली साउथ डोमिनेटेड थी, अब अलग अलग ज्योग्राफीज में भी जा रही है। तो ये सब फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इसकी पिटाई क्यों हुई? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की भारी पिटाई हुई है, दैट्स ए। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि कंपनी अपने प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है, सिमिलर टू हाउ जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने की है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों, कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो कर लिए लेकिन अमृतांजन नहीं कर पाई। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बेसिकली अर्बन कस्टमर्स को भारी माल चिपकाता है, कि यार हॉर्लिक्स चिपका दिया बोल के कि यार आपके बच्चे का विकास हो जाएगा, ये वो है, न्यूट्रिएंट है इसमें वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, शक्कर भरी होती है और HUL की तरफ से भारी मार्केटिंग होती है। अब मेरे पे केस फाइल हो जाएगा, लेकिन ये सब जेन्युइनली वैलिड फैक्ट्स हैं। अब इस तरीके की मार्केट अमृतांजन नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपैरिजन में इतनी स्ट्रांग नहीं है एंड उसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग टीम भी नहीं है। अब इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि अमृतांजन बेकार स्टॉक है। अमृतांजन डिसेंट स्टॉक है। जब भी स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ेंगे तो अमृतांजन भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। अब अगला स्टॉक आता है HDFC AMC। अभी हाल फिलहाल मार्केट में ऐसी हालत है कि जिसने भी HDFC AMC खरीदा है उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो स्टॉक के बारे में बात कर सके। इनफैक्ट आई थिंक मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने अपना स्टॉक बेच भी दिया है HDFC AMC का और वो निकल गए हैं, लेकिन मैं रखा हुआ हूं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अपन प्राइस लेवल्स देख लेते हैं कि अपने टॉप से कितना गिर चुका है। तो करीब करीब 50-60% की गिरावट हो चुकी है, अच्छी भारी पिटाई हो चुकी है इस स्टॉक की। अब नेचुरल सवाल आता है कि भाई इतनी पिटाई हो क्यों गई? अब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा कि जो AMC बिजनेस होता है, AMC मतलब ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस, कि यार मैंने अपना पैसा दिया म्यूचुअल फंड मैनेजर को, उसने जाके लगा दिया, प्रॉफिट बन गया तो ठीक है, वरना कमीशन तो ले ही लेंगे। तो ये सब गेम चलता रहता है। अब पिछले 2 साल से आप देखो कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो काफी खराब चल रहे हैं। 2021 से मार्केट की भारी पिटाई चल रही है। रिटेल इन्वेस्टरों ने वो सोचा कि यार बहुत दबा के पैसा कमा लेंगे स्टॉक मार्केट से, वो पैसा वैसा बना नहीं, वो मार्केट छोड़ के कहीं और चले गए, ड्रीम 11 पे टीम बनाने लग गए वगैरह वगैरह। तो ये सब गेम अभी चल रहा है। तो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो अभी रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल निवेशक का जो पर्सपेक्टिव है, जो आउटलुक है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो बहुत नीचे चल रहे हैं। इनफैक्ट वर्स्ट सेंटिमेंट्स चल रहे हैं अभी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि AMC बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा निकल गया। ये तो हो गई पहली परेशानी। दूसरी परेशानी क्या हुआ कि भाई जो कमीशन चार्ज करते थे उसमें सेबी आया। सेबी ने बोला कि बेटा आप तुम चार्ज नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, 2% 2.5% हम लोग चार्ज करते थे, इतना नहीं कर सकते, आप तुम्हें कम करने पड़ेंगे। तो और इनका नुकसान हो गया, इनके प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो भी कम हो गए। तीसरा ये कि बहुत सारी कंपनियां आ गई AMC कंपटीशन में। फॉर एग्जाम्पल नावी आ गई। अब चर्चा ये है कि जीरोधा आने वाली है, ग्रो आने वाली है वगैरह वगैरह। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस होता है। एसेट लाइट का मतलब कि अब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसने हमने 2 बंदे पकड़ लिए, 3 बंदे कंप्यूटर पे बैठे हैं, करोड़ों का क्या मतलब 1000 2 हजार करोड़ों का बिजनेस ये लोग मैनेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे बटन ही तो दबाना है। अब ऐसा थोड़ी कि आपको फैक्ट्रियां डालनी है स्टॉक खरीदने के लिए या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये बहुत ही एसेट लाइट मॉडल पे डिपेंड करते हैं। अभी इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी AMC बिजनेस की, लेकिन इन चेंजेस की वजह से भारी पिटाई हो गई। अभी हाल फिलहाल एक चेंज भी आया है कि जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते थे उसमें उनने बोला कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट होता था उसको हटा देते हैं। तो अब जैसे ये अनाउंसमेंट आया और पैसे निकलने लग गए। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दुनिया भर की परेशानी AMC बिजनेस ने फेस करी है। परेशानी के बाद परेशानी आ रही है, ये एंटिसिपेट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब मेरे हिसाब से स्टॉक बेच के निकल जाना, अपना लॉस बुक कर लेना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। आपने पोजीशन बिल्ड करी थी तो आप इसमें बने रहो। इसमें ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं दिखता कि ये बहुत नेगेटिव सा कोई ट्रेंड चल रहा है या इंडस्ट्री फंडामेंटली खराब हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेवल पे अभी मिल रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि अच्छा आपने HDFC AMC की बात करी, क्या ये कंपटीशन प्रिवेंट कर लेगी? तो मेरे हिसाब से अभी सबसे अच्छा
कंपीट जो करती है वो HDFC AMC करती है, जो उनके नए फंड्स वो लॉन्च करते हैं काफ़ी अच्छी स्पीड पे करते हैं। HDFC बैंक से एक तरीके से टाई अप हो गया है क्योंकि अब HDFC बैंक जो है वो पेरेंट ग्रुप बन जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से कंपटीशन डिफेंड करने की क्षमता सबसे ज़्यादा HDFC AMC में है। अब फाइनल बात करते हैं कि HDFC AMC के पास एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने हाल फिलहाल सुना भी होगा कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो NFOs लॉन्च कर रहे हैं। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। वो नाना प्रकार के डिफरेंट फंड्स लॉन्च कर रहे हैं कि यार इसमें डेट का, हाइब्रिड का, ये वो और दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो रिटेल निवेशक को दे दिए हैं। अब रिटेल निवेशक को क्या चाहिए होता है कि भाई 100 चॉइसेस मिल जाएं, उसमें से कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो इस तरीके का एक्सपेंशन गेम चल रहा है अभी इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। अब अगला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। इस स्टॉक के बारे में मैंने बहुत पहले बनाया भी था। अभी भी मैं इसमें 35-40% प्रॉफिट के आसपास बैठा हूं और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। तो सबसे पहले मैं आपसे प्राइस रिलेटेड चर्चा करता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म एक तरीके का ट्रेंड बनाऊं, और मैंने ये लॉन्ग टर्म 2020 से इसलिए बनाया क्योंकि इस बैंक ने काफी ग्रोथ दिखाई है 2020 के बाद। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छा रूम बनता है जहां से इसमें ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इस लेवल पे ये वापस आएगा तो अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। दैट्स वन। सेकंड की पॉइंट, अगर आप इसका पिवट लेवल देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आप देख सकते हो कि इस प्राइस पे कब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था कि आज से 4-5 साल हो गए और करीब करीब उस लेवल पे पहुंच चुका है। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि 2016, 17, 18, इवन 19 ऐसे ईयर्स थे हिंदुस्तान बैंकिंग के लिए जो बहुत अच्छे नहीं थे। ग्लोबल लेवल पे बैंक्स ठीक कर रहे थे, लेकिन इंडिया में जो बैंक क्लीन अप हुआ था वो 2015-16 के आसपास हुआ था। तो उसके बाद जो बैड डेट प्रॉब्लम थी, जो NPA प्रॉब्लम थी, वो काफी हद तक कर्टेल हो गई और ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़े से बुलिश हो गए बैंक्स को लेके कि यार अब हिंदुस्तान में बैंकिंग प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला कि अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुई थी, क्रेडिट स्विस क्राइसिस चल रही है, डॉयचे बैंक क्राइसिस चल रही है, इन सब क्राइसिस के बावजूद भारतीय बैंकों पे इतना असर नहीं पड़ा है। तो एक तरीके से जो बैंक क्लीन अप आज से 5-7 साल पहले हुआ था उसका रिजल्ट अब इंडिया को मिल रहा है और मिलना शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो स्मॉल बैंक्स हैं या टियर 2 बैंक्स हैं एंड इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें काफी तेजी एक्सपेक्टेड है। उसमें तेजी कब आएगी? ये तेजी तभी आएगी जब पूरा का पूरा मार्केट रिकवर करेगा और मेरे हिसाब से बैंक सबसे पहले रिकवर करेंगे। तो ये तो हो गया प्राइस रिलेटेड पॉइंट। अब मैं फटाफट बाकी के एस्पेक्ट्स भी समझा देता हूं कि एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में बहुत सारे अनबैंक्ड जो लोग थे वो बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट वहां से ग्रोथ आएगी। उसके अलावा जो क्वांटम है कि जिस तरीके की सेविंग्स हो रही हैं भारत में वो भी पुश हो रही हैं। तीसरा एस्पेक्ट, अब FD और जो डेट म्यूचुअल फंड थे उनको बराबर कर दिया। तो इसमें किसका फायदा है? इसमें बैंक्स का फायदा है। तो मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट टाइप के बैंक्स का फ्यूचर अच्छा ब्राइट लग रहा है। ऐसी कोई परेशानी अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। अब आप बोलोगे कि यार कंपटीशन आ रहा है वगैरह वगैरह, नहीं, इतना आसान नहीं है भारत में बैंक्स खोलना और बैंक चला पाना। अभी जो मिस्टर वैद्यनाथन है जो पहले ICICI में काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे, वो इंचार्ज हैं IDFC फर्स्ट बैंक को चलाने के। तो मेरे हिसाब से इस बैंक के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अब मैं स्टॉक्स तो और कवर करना चाहता हूं, लेकिन अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो एक तरीके से मेरा पेपर छूट गया है आज। आपके भी कई बार छूट गए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मजा आया होगा सुनने में, एटलीस्ट लॉजिकल कंसेप्चुअल लगा होगा। एंड डेफिनेटली अगर आपकी कोई कॉन्ट्ररी या डिफरेंट ओपिनियंस है मेरे से तो डेफिनेटली बताइए, एक तरीके की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। एंड अगर आपके कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो आप मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हो तो उसके कमेंट्स डाल देना। मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस बना पाऊं। और अब से मैं थोड़ा सा ज्यादा रेगुलर रहा करूंगा हिंदी चैनल पे भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड लाइक भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।